वो राज्य सरकार को बहुत शासक में डाल रहे थे। शासक में इसलिए डाल रहे थे कि ओबीसी से जितनी जातियां हैं उनके पदों पर रिजर्वेशन की बातें नहीं थी। तो समाज में बहुत उथल पुथल की दौर था और सरकार के सामने 2024 का चुनाव भी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चुनाव होने थे 30 जनवरी 2023 तक, अब वो 31 मार्च 2023 तक कोई चुनाव राज्य सरकार नहीं करा सकती। ओबीसी आरक्षण को लगातार कमजोर किया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार, अब यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं। पूरा मामला यूपी सरकार में भी जो निकाय चुनाव में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया था कि ओबीसी रिजर्वेशन खत्म किया जाए, उस सीट को जनरल को दिया जाए और जल्द से जल्द निकाय चुनाव हुआ। इसके बाद सरकार सत्ते में आ गई और मैं फिर कह रहा हूं, अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इग्नोर करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा था। सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है, यूपी सरकार। क्या हुआ है पूरी सुनवाई के दौरान बताएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव जी, क्या हुआ है पूरे मामले में? देखिए, 27 दिसंबर जो 2022 का जो जजमेंट था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच का, उसके जो 3, 4, 5 डायरेक्शन थे वो राज्य सरकार को बहुत शासक में डाल रहे थे। शासक में इसलिए डाल रहे थे कि ओबीसी से जितनी जातियां हैं उनके पदों पर रिजर्वेशन की बातें नहीं थी। तो इसमें राजनीतिक तौर से देखा जाए तो समाज में बहुत उथल पुथल की दौर था और सरकार के सामने 2024 का चुनाव भी है। तो वो तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन माननीय कोर्ट में क्या किया गया, उसके जस्ट अगले दिन ही, छुट्टी के दिन, ऑनलाइन पिटीशन जो है, स्पेशली पिटीशन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दी गई। जो ही 2 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने शीतकालीन अवकाश के बाद खुली, तो मुख्य न्यायमूर्ति के कक्ष में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा उसको मेंशन किया गया और उसके मेंशन होने के बाद माननीय कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया। अब इसमें बहुत से लोगों की जो राज्य सरकार के इस पिटीशन में जो मूल रिट में वादी थे उनको सुनना चाह रहे थे। आज चीफ जस्टिस साहब सुनना चाहते थे, लेकिन आज का कोर्ट का माहौल क्या था, मैं उसको आपको अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग सुबह से ही माननीय कोर्ट जो है 49 नंबर, 49, 50 और उसमें जितने कनेक्टेड मैटर थे सूचीबद्ध हुआ था आज के कार्य लिस्ट में। माननीय कोर्ट कई आदेश को किया जाता था। इसी बीच में आज जस्टिस साहब एक रिटायर हो रहे थे, उनके रिटायरमेंट में सेरेमोनियल बेंच थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम नरीमन साहब अपना थे, नजीर, वो कहे कि नहीं, हम आपके शुरू से लेकर अंत तक बैठेंगे। दोपहर बाद माननीय कोर्ट जो बैठी थे, 1-2 मैटर आते वो लंबा खींच गया और एक समय ऐसा लगा कि आज रिजर्वेशन से संबंधित केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने उस जाने के बाद जो हमारा फेयरवेल समारोह होता है वो 5 बजे से शुरू था, लेकिन उसमें विलंब से पहुंचे और इस केस की सुनवाई को कर लिए। जब माननीय कोर्ट के समय में एक तरफ तुषार मेहता साहब और एक गैलेक्सी ऑफ एडवोकेट खड़े हुए थे कि कैसे इस सरकार को, इस केस को, इस बड़ी मुसीबत से राहत लिया जाए। विपक्ष में कैबिनेट की तरफ से भी कुछ लोग खड़े थे। ईवीएसडब्ल्यू में जो प्रोफेसर साहब जो थे साउथ वाले, वो भी आए थे और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें माननीय कोर्ट को, जब आर्गूमेंट चल रहा था, माननीय तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनको बीच में उन्होंने कहा कि आपको, हमको दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ जो डायरेक्शन नंबर डी है और सी है। डायरेक्शन नंबर डी में कहा गया था कि ट्रिपल टैक्स जो है उसको कंप्लाई किया जाए और वो संवैधानिक पीठ का निर्णय है। तो माननीय अपने आपस में भी डॉक्टर चंद्रचूड़ जी ने और हमारे साथ जो उनके सहायक जज से, तो उनसे बातचीत करने के बाद बहुत बहस हुई, तकनीकी बात पे बहस हुई और तुषार मेहता जी ने कहा कि जो डी में है उसमें किया गया, उसका कार्यकाल 6 महीने के लिए किया गया है, हम बहुत एक्सपेडाइट करना चाहते हैं और 3 महीने में आपको ओबीसी से संबंधित जो डाटा है, रिलायबल डाटा है,
महत्वपूर्ण डाटा है, लोगों द्वारा जो रिसर्च और सर्वे किया जा सकता है उसको कंडक्ट करके संविधान की मंशा के अनुरूप हम उनको आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। उसके साथ माननीय कोर्ट ने जो, मैं अपने आपके माध्यम से, चूंकि आप लोग जो ये मीडिया है, आम मीडिया है, वो कह रहे कि जजमेंट के एक भाग पर स्टे कर दिया है। लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। उसको ये सिर्फ नेशनल दस्तक और शंभू जैसे पत्रकार ही हमसे एक प्रश्न पूछकर जो है लोगों के बीच में जो भ्रांतियां उसको कम कर रहे हैं। अब कम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेटिव पार्ट डी है उसको हम स्टे करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो चुनाव होने थे 31 जनवरी 2023 तक, अब वो 31 मार्च 2023 तक कोई चुनाव राज्य सरकार नहीं करा सकती है। इस पे माननीय कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्टे किया है। उसके बाद जो सी वाला पार्ट है, ABCD वाला था, जिसमें यह कहा गया था प्रशासनिक अधिकारी कोई नीतिगत बड़े निर्णय ले सकते हैं। चूंकि नगर निकाय का जो कार्यकाल है 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और वो चलेगा अब 31 मार्च तक, तो 3 महीने में जो उनके डेली खर्चे हैं उसको करने के लिए समिति बना के जो है DM और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक उसके समकक्ष अधिकारी को बनाकर जो है नगर निकाय के जो खर्चे हैं, छोटे मोटे काम ये है ना कि सरकार का क्या आर्गुमेंट है? सरकार, यूपी सरकार आरक्षण देना चाहती है कि नहीं चाहती है? देखिए, यूपी सरकार के लिए ये दोनों तरह की स्थिति है कि वो बहुत फोर्सफुली माननीय कोर्ट के सामने अपनी बातें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पे सर्वे कराकर आपके समक्ष देते हैं और संविधान पीठ का जो निर्णय है उसके अनुसार आप निर्णय दीजिए। ये आर्गुमेंट माननीय तो मतलब सरकार का रवैया ढिलमुल है, ये एकदम कहा जा सकता है, क्योंकि विशुद्ध ये लोगों से जुड़ा मामला है और बहुत बृहद लोगों से जुड़ा मामला है। इसलिए सरकार एक एक शब्द कहने पे, एक एक वाक्य कहने पर, एक एक पैराग्राफ कहने पर, लब्बुल आप क्या है, वो आरक्षण के पक्ष में है सरकार या नहीं? अभी तक तो जो प्रोसीडिंग हुई है उसके अनुसार लग रहा है कि सरकार की मंशा है कि हमको आरक्षण दे। लग रहा है माननीय कोर्ट की तरफ लग रहा है। अब उसके अंदर अध्ययन करने के बाद एक बात मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू हुआ उसमें तो कोई डेटा नहीं था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, तो ओबीसी के लिए डेटा की क्या जरूरत है? जाति जनगणना सरकार कराने के लिए तैयार नहीं, तो डेटा के टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 जो ट्रिपल टेस्ट उसमें माननीय कोर्ट ने जो वहाँ पे 5 सदस्यीय जो एक कमेटी बनाई गई है उससे अनुरोध किया है कि आप इसको 3 महीने के अंदर में कर दीजिए। जो काम, जो आदेश पिछले 6 सालों में सरकारें नहीं कर पाई हैं उसको जो है 3 महीने में कैसे किया जाएगा? तो लोकतंत्र का गला घोटना हुआ ना सर। चुनाव ही नहीं होना है, मान लीजिए एक्सटेंशन करते जाएंगे, न बजेगा बांस न रहेगा बांस, न बजेगी बांस। चुनाव ही नहीं हुआ तो आरक्षण का मुद्दा खत्म हो जाएगा, मतलब आरक्षण नहीं मिला। शंभू जी, हम आपकी बातों से नहीं, मैं समझना मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान से देश चल रहा है। ये संवैधानिक हत्या है ना, या तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये गलत है या सही है। अभी माननीय कोर्ट क्या कहने जा रही है उससे ज्यादा अब समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता चाहता हूं कि जो आयोग बने हैं उसके समक्ष आप लोग ईमेल से, रजिस्टर पोस्ट द्वारा अपने समाज से अपने गिनती करके रिलायबल वोटर लिस्ट ले लीजिए और बता दीजिए कि हमारे वार्ड में इतने इतने आदमी हैं। अगर इस तरह से जागरूक लोग काम करते रहे और बताते रहे तो 1921 का जनगणना 50-55% सर वो आप बताइए ना कि अब बढ़ा होगा या देश की जनसंख्या तो बढ़ी है ना? देश की जनसंख्या निश्चित बढ़ी है, लेकिन जो जनसंख्या ओबीसी की ज्यादा होगी, निश्चित रूप से बढ़ी है जनसंख्या और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में हमारा डाटा जो है निश्चित रूप से लोगों के द्वारा आना चाहिए। आपका चैनल इस पे मुहिम चलाए कि जब आयोग जिस प्रकार से मुहिम साइमन कमीशन के विरोध में चलाए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़े होकर लोगों के हित के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिए, वो फिर दोबारा वो समय आ गया उत्तर प्रदेश। मैं जोड़ दूं, साइमन कमीशन आरक्षण मतलब जाति जनगणना के लिए आया था, इसलिए उसका विरोध किया गया इस देश में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बात है, मुझे जो पिछला आपने जो लखनऊ बेंच की जो आपने आदेश पढ़े
उससे क्या लगा, वहां सरकार का रवैया ढिलमुल था? देखिए ढिलमुल था वहां इसलिए? तो माननीय सरकार का रवैया ढुलमुल नहीं, बेहद चिंताजनक और माननीय न्यायालय के सामने बहुत ही कमजोर स्थिति थी और राज्य सरकार सिर्फ ये कहती रही कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। अच्छा, क्या लग रहा है, सरकार की कोशिश है कि बच भी जाए और हम पर तोहमत मतलब आरक्षण खत्म भी हो जाए और आरोप न लगे? देखिए ये बात कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर बातें हैं। अभी अब हम लोग कोर्ट में आ गए हैं और समाज के जो प्रबुद्ध संगठन हैं, मैं आपके माध्यम से ये जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल दस्तक की एक मुहिम का भाग बनिए और जितने संगठन हैं उन लोगों को अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जनहित में, समाज हित में और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए इस समय अगर आप आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो आपको कोर्ट के समक्ष आना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं अब रहा है, ये अब राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। आप देखिए साउथ के लोग आकर अपनी पैरवी करना शुरू कर मैं ये दिए। कहना चाह रहा हूँ, क्या वो लोग इसमें थे या जो पीआईएल लेकर आए थे इसके खिलाफ? नहीं, जो लोग उसीलिए माननीय कोर्ट ने आज कोई अंतिम निर्णय नहीं दे पाया है। माननीय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने बार बार कहा कि हु आर अपियरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट बट नथिंग, नो पर्सन, नो एडवोकेट, डाला कोई है ही नहीं। उसके एडवोकेट नॉट ओबीसी संगठनों की तरफ से कोई वकील थे? यस यस, वन एडवोकेट फ्रॉम प्रोफेसर who is arguing and draw the attention of honorable court regarding the जब पीआईएल दाखिल कर, जो आरक्षण के विरोध में उनका वकील नहीं था, सरकार चाह रही है कि आरक्षण हो, सरकारी वकील कह रहे हैं कि आज आरक्षण जो हो, डेट मिली है और ओबीसी आरक्षण के पक्षधर लोग थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों रोक ली जब वो सुप्रीम कोर्ट ने है वो तो है ही नहीं? देखिए आप थोड़ी बात को समझिए, बात को क्या कहते हैं क्लिष्ट मत कीजिए। माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट में हमसे ओबीसी रिजर्वेशन मिले, उससे अग्रीव पार्टी माननीय कोर्ट में गए थे तो वहां पर वो पिटिशनर हुए, अब उसके पक्ष में फैसले आए, अब उससे हम एग्रीव हुए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशली पिटीशन दाखिल किए। तो सरकार है पक्षकार। हाँ, यहाँ पे जो है सरकार है पिटिशनर, यहाँ पे सरकार होनी चाहिए, यहाँ पे सरकार का एक ओबीसी रिजर्वेशन होने चाहिए, लेकिन प्राकृतिक न्याय जो भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल उनकी क्या राय थी? सॉलिसिटर जनरल की उन्होंने जब पूछा कि आप क्या है, स्टेट की तरफ से बोल रहे थे या निश्चित रूप से राज्य सरकार की तरफ से माननीय तुषार मेहता जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हम सरकार को ओबीसी के लोग रिजर्वेशन देना चाहते हैं, हमारी बातें हैं, माननीय कोर्ट ने ये गलतियां किया है, ये आदेश पारित हुआ है, इससे हम अग्रीव है, इसको आप स्टे कर दीजिए। और बाद में हम डाटा देने के बाद माननीय कोर्ट की भी लायबिलिटी है, ये 2 बजे जो बेंच बैठी है, जो आज का जो मुख्य न्यायमूर्ति की सदारत वाली बेंच थी वो सिर्फ 2 जज साहब लोग थे, इसलिए यह संवैधानिक मुद्दा है, इसलिए संवैधानिक पीठ में जाना चाहिए। 5 जजों का मुद्दा है, इसको 5 जजों के बीच में भेजा जाए या उनसे बड़ी कोर्ट में भेजा जाए। तो यह मैटर जो है अब एक छोटा मैटर नहीं है, राष्ट्रीय मैटर है और आरक्षण से संबंधित संवैधानिक सवाल, क्या कैसे गणना का क्या प्रोसेस होगा? जो देखिए अब इसके लिए राज्य सरकार एक स्पेशल जो प्रावधान है, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके लिए क्या फार्मूला ट्रिपल टैक्स वाला है उसको अप्लाई करके जनता से आवेदन मांगेगी या जो भी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है बड़े स्तर पे और तात्कालिक रूप से इसको डाटा उपलब्ध कराकर, जैसे माननीय न्यायमूर्ति ने पूछा कि भाई कभी एससी हो जाती है, कभी ओबीसी हो जाती है, कभी शेड्यूल कास्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे आप एक चक्र घुमाते रहते हो, लेकिन इसका आधार क्या है उसका हमें डाटा दीजिए। इस तरह से बातें हो रही है। चलिए, कोर्ट जो है वो एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन पर डेटा मांगती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो जानकारी है वो मैं दे रहा हूँ, सही गलत आपको तय करना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, बात कर रहे हैं और इसीलिए सरकार, किसी भी सरकार के लिए अब गले की हड्डी है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अधिकार न उगलते बनता है न निगलते बनता है। निगलेंगे तो वो उनके फितरत में नहीं है और अब वो उगलेंगे और निगल नहीं सकते क्योंकि समाज अब जागरूक हो रहा है। ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर गौरव जी, जो आपको जानकारी दे रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, इसी को कहते हैं पिलर टू सोसाइटी और सोसाइटी।
आप लोग संविधान के पक्ष में खड़े रहिए, देर सवेर आपको अधिकार मिलेगा। शुक्रिया वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक को और आप लोग शंभू जी अपनी को भी। प्रतिक्रिया देना ना भूलें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।